हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साइंस और मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है उसके अनुसार क्लासेस लेकर के आता हूं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाली परीक्षा नीट एग्जाम के लिए आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाई थी। लैब असिस्टेंट के लिए क्लासेस हम प्रोवाइड करवाते हैं। एलडीसी एग्जाम के लिए साइंस और मैथ्स कंप्लीट करवाई थी। सेकंड ग्रेड के लिए 2000 जो 18 और 22 वाली भर्ती थी उनके लिए भी पढ़ाया था, और अब आगे आने वाली भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। इसी के साथ फर्स्ट ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर, पटवार के लिए, ग्राम सेवक के लिए, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैंने आपको साइंस और मैथमेटिक्स का कंटेंट अवेलेबल करवाया है, और उसमें विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों ने जो है यहां पर सफलता प्राप्त करी। उसी की बदौलत जो है और आप सभी के प्यार की बदौलत ही ये राजस्थान एकेडमी सिरोही दिन पर दिन जो है लगातार आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, और आप सभी लोगों का प्यार भी बढ़ता जा रहा है। हम लोगों ने जो सेकंड ग्रेड मैथ्स की जो सीरीज हमारी चल रही थी, उस सीरीज के अंदर कुछ जो है व्यवधान आ गया था, इसलिए उस सीरीज को रोका था। सर, व्यवधान क्या था? व्यवधान ये था कि मेरे कुछ विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे थे और उनका एग्जाम था रीट का, तो उन सभी प्यारे विद्यार्थियों को जो है पर्याप्त समय मिले और उनके जो है एक पाठ्यक्रम में कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए उनके लिए अपन ने रीड की क्लासेस चलाई थी। साथ ही साथ इस सेकंड ग्रेड की क्लासों को रोका गया था, जिसके अंतर्गत हम लोग सदिश यानी कि वेक्टर टॉपिक पढ़ रहे थे। और वेक्टर टॉपिक जो है आज मैं पुनः जहां तक अपन ने पढ़ा था उससे आगे सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, और अब आप लोगों को जो है रेगुलर हमारे चैनल पर सेकंड ग्रेड की क्लासें पुनः देखने को मिलेगी, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये सेकंड ग्रेड की क्लासें चलती रहेगी। देखिए दोस्तों, लास्ट क्लास जो हमारी हुई है सेकंड ग्रेड की, उसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को कुछ गुणधर्म बताए थे, जिसके अंदर बताया था कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, एम ए डॉट बी बराबर एम ए डॉट बी, एम बी जो है ए बी डॉट एम बी के बराबर होता है, एम ए इंटू एन बी करेंगे तो एम एन ए डॉट बी बन जाता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने, और इसके बाद में अपन ने जो है आगे कुछ चीजों के बारे में बात करी थी। ठीक है, अब अपन जो है अपने ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूं। ओके, यहां तक अपन ने जो है पढ़ लिया था। अब इससे आगे की जो चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये भी बताया था कि जो ये डॉट प्रोडक्ट होता है यानी कि अदिश गुणनफल जो होता है वो एक द्विआधारी संक्रिया भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये कोई एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। कौन? तो अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए अब आप आगे लिखेंगे इससे, और इसमें पहला अपन पॉइंट नोट डाउन करेंगे, वो ये होगा कि यहां पर ए डॉट बी है मान लीजिए, और उसका डॉट अगर अपन सी से करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? ए डॉट बी का डॉट करते हैं सी के साथ तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो बेसिकली इसकी वैल्यू जो है दोस्तों कुछ भी नहीं होती है, ये जो है मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। क्यों अर्थहीन है? क्योंकि जब ए डॉट बी हुआ होगा तो ए डॉट बी होने पर एक कोई ना कोई राशि आ चुकी होगी, कांस्टेंट आ गया होगा। मान लो वो के आया है, क्या किसी भी सदिश का किसी एक कांस्टेंट के साथ में डॉट प्रोडक्ट हो सकता है क्या? नहीं। डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल के लिए तो हमारे पास दो वेक्टर होने चाहिए, तो जब एक नियतांक है उसका कभी डॉट प्रोडक्ट सदिश के साथ नहीं हो सकता, इसलिए ए डॉट बी और डॉट सी जो है वो अर्थहीन होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरा, इसके अंदर आगे जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है वो ये आ जाता है कि जैसे आपने पढ़ा है ए प्लस बी, ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ऐसे ही यहां पर भी ये सेम चीज एप्लीकेबल है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है मॉड ऑफ, पहले ए वाला लिख लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी।
ये आप वेक्टर के फॉर्म में ही समझे, ठीक है। ए बी सी जो है यहाँ पर जो भी यूज होंगे वो वेक्टर ही होंगे, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इसके बाद कई बार आप पढ़ते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता होगा कि ए वेक्टर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, और फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस 2 ए बी और कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी जो है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए ये आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें कि ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीजों को समझ पा रहे होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, ठीक। चलो, नंबर 4 पर आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें कि मॉड ऑफ ए प्लस बी है ना, मॉड ऑफ ए प्लस बी, और ये अगर बराबर हो किसके, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर के, तो ए प्लस बी का मॉड अगर बराबर है मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी के, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा यहां क्लियरली ये समझ में आता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो पैरेलल है। क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, क्योंकि जब पैरेलल होंगे तो पैरेलल होने का मतलब इनके बीच में जो कोण है वो कितना है, तो कोण है दोनों के बीच में कितना, बताइए। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है दोस्तों, 0 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। और अगर 0 डिग्री एंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका मतलब हो गया आपके पास में सीधा सीधा सा कि भाई आपका जो है cos 0 हो गया, तो cos 0 1 होता है, तो ये बन जाएगा a प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा 2ab, और a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा है तो उसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसलिए ये इसके बराबर हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास में जो है क्या दे रखा हो, और ये एक सेकेंड, ये स्क्वायर होगा है ना यहाँ पर, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है ठीक है। और नंबर 5 पर देखेंगे तो अगर हमारे पास a प्लस बी है, क्या है, a प्लस बी है, और a प्लस बी का मॉड का अगर स्क्वायर होकर के ये बराबर आ जाता है किसके, और ये बराबर आ जाता है मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ बी के, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर आ जाता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर के, ठीक है। अगर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर के ही बराबर आ जाए तो फिर ये कब होगा, तो ये तब हो सकता है जब आपके पास दो वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। यानी कि देखो a प्लस बी बराबर a प्लस बी आ रहा है तो वो पैरेलल है, समांतर है, और यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो इसका मतलब दोनों जो सदिश है वो समांतर नहीं होकर के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आप एक चीज और ध्यान रखें कि अगर a प्लस बी, मॉड ऑफ a प्लस बी यदि बराबर हो किसके, मॉड ऑफ a माइनस बी के, ठीक है। a प्लस बी बराबर हो a माइनस बी के, तो इसका मतलब होता है कि ये जो दोनों वेक्टर हैं वो a और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लंबवत है। समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर भी निकालोगे तो वो भी यही आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि जो ये 2ab cos थीटा वाली टर्म है वो तो चली जाएगी। तो आप यहां पर एक अपने इच्छा अनुसार 7वां पॉइंट और बना सकते हैं कि a माइनस बी का अगर मॉड का स्क्वायर लिया जाए तो वो भी बराबर होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर के, ठीक है। और ये भी कब होगा, जब आपके पास ए और बी दोनों वेक्टर
परपेंडिकुलर है। और अगर इसको और इस कंडीशन को मिलाएं तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर के। और अगर कहीं पर ये चीज लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि भाई कहीं पर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर बराबर है वाई स्क्वायर, तो सीधी सी बात है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका स्क्वायर बराबर हो, तो वो ऐसी कोई दो संख्याएं अलग अलग हो ही नहीं सकती, वो दोनों संख्याएं आपस में बराबर ही होगी। समझ में आई बात? तो जैसे एग्जांपल के लिए देखो, अगर हमने x बराबर 3 लिया और y बराबर 2 लिया, तो क्या 9 बराबर कभी 4 हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार ऐसी दुनिया में कोई दो संख्याएं अलग अलग एग्जिस्ट ही नहीं करती है जो दोनों का स्क्वायर करने पर बराबर आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि दो संख्याएं ऐसी पॉसिबल नहीं है, यानी एक ही संख्या है। तो इसका मतलब यहां पर हम सीधे सीधे कहेंगे कि x बराबर क्या है, y, तभी जो है एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर है। तो यही सेम कंडीशन मैंने यहां पर लगाई है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। थोड़ा सा आगे समझने का प्रयास करते हैं इसको, इसे अगर आपको जो है एनालाइज करना आएगा तो बेनिफिशियल है। ये लिखा हुआ है ना? अब देखो ये क्या लिखा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि मॉड ऑफ a प्लस बी बराबर है मॉड ऑफ a माइनस बी के। और यही तो कंडीशन मैंने आपको याद करने को बोला है। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब आपके पास में a और b परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर होने पर ही ये कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है। अदरवाइज तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। और वो माइनस 2ab और प्लस 2ab जो टर्म आ रही है वो हट क्यों जा रही है? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होने पर cos थीटा जो है वो जीरो हो जाता है। cos 90 कितना होता है? जीरो। इसलिए जो प्लस में और माइनस में 2ab cos थीटा आ रहा है वो तो वहां रह ही नहीं रहा, वो रहेगा नहीं, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और ये बराबर होंगे तो वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलिए ये चीज आप थोड़ा सा याद रखिएगा, अपने दिमाग के अंदर रखिएगा, ये चीज आपके आगे काम आ सकती है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि a डॉट बी जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ ली, लेकिन a डॉट बी अगर हमारे पास दो वेक्टर है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उनको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? दो सदिश दे करके अगर हमें उनका डॉट प्रोडक्ट पूछे तो हम क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हेडिंग डालिए, कुछ भी नहीं करेंगे, हवन करेंगे। अच्छा लिखो भाई, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का, अदिश गुणनफल का गणना सूत्र। ठीक है, कैलकुलेशन फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर? तो देखिएगा दोस्तों अब क्या करते हैं हम, तो यहां पर हमारे पास में देखिए, मान लीजिए ए वेक्टर है, वो है हमारे पास a1 आई कैप, b1 जे कैप, c1 के कैप। ऐसे ही बी वेक्टर है हमारे पास, और ऐसा करते हैं कि ए बी सी नाम देने की बजाय ए1 ए2 ए, ये है ए2 जे कैप, ये है ए3 के कैप। ऐसे ही एक बी वेक्टर है जिसका नाम हो जाएगा b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। तो ए वेक्टर हो गया a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप। बी वेक्टर हो गया b1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। तो हमें फाइंड आउट करना है a डॉट बी। क्या निकालना है? a डॉट बी। इसी को तो कहते हैं a और b का अदिश गुणनफल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट। तो a डॉट बी, a डॉट बी क्या आएगा? तो सीधी सी बात है कि a डॉट बी आएगा हमारे पास a1 b1, ठीक है, प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, क्या आएगा? a डॉट बी
A1 B1 A2 B2 A3 B3। सर A1 A2 A1 B1 A2 B2 A3 B3 कैसे आया? ये ऐसे आया दोस्तों कि जब A डॉट B किया गया तो A डॉट B करने पर क्या होगा? तो A डॉट B करने पर जब आप इसका प्रत्येक का मल्टीप्लाई इसके तीनों से करोगे, फिर इस A2J का मल्टीप्लाई इस तीनों से करोगे, फिर A3K का इन तीनों से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है गणित के अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पद का सामने वाले पद के सभी से मल्टीप्लाई होता है। जैसे एक बार छोटा सा एग्जांपल लेकर के पहले समझा देता हूं, फिर देखेंगे। जैसे देखिए यहां एग्जांपल देखिए, आप वहां कुछ काम की चीज लिखेंगे। यहां देखिए जैसे x का मल्टीप्लाई करना है अगर मुझे y प्लस जेड से, तो जब इनका मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता होगा पहले x का मल्टीप्लाई इससे होगा यानी एक्स वाई, फिर है प्लस का साइन तो प्लस, फिर x का मल्टीप्लाई z से होगा तो एक्स जेड, यही आता है, ऐसे ही आता है। इसी प्रकार से जो पीछे वाला पद है अपने पास, है ना, पीछे जो अपने पास वेक्टर है, उस वेक्टर उस सदिश के अंदर अपन क्या करेंगे कि A1 आई कैप का मल्टीप्लाई B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप, फिर A2 जे कैप का मल्टीप्लाई B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप, फिर ऐसे ही प्लस A3 के कैप और B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप। मजा आ गया, समझ में आ गई बात? ऐसे मल्टीप्लाई होगा, वो पीछे वाला ने डायरेक्ट लिख दिया A1 B1 A2 B2 A3 B3, कैसे आया वो ऐसे आता है। अब क्या होगा कि यहां पर इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इससे, फिर इससे, ऐसे इसका मल्टीप्लाई इससे, इससे और इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इससे और इससे, ठीक है। अब जब इन सबका मल्टीप्लाई हो रहा है तो सर वो शॉर्टकट में कैसे आ गया डायरेक्ट? वो इसलिए आ जाता है दोस्तों कि जब डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो जब आई का डॉट आई से होगा तब आता है 1। क्या आता है? तो देखो आई का डॉट जब आई से होगा, है ना, आई का डॉट आई से होगा तब तो आएगा 1, और इसके अलावा आई का डॉट जब जे से होगा या आई का डॉट जब के से होगा, है ना, तब आएगा 0। यानी खुद का खुद के साथ जब डॉट होता है तब तो आता है 1, और किसी और के साथ में डॉट होगा तो आएगा 0। तो ये ध्यान रखना कि आई जे और के इन तीनों का जब खुद के साथ में ही डॉट होगा यानी आई डॉट ए, सॉरी आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तब तो आएगा 1। और अगर किसी और के साथ में डॉट हो गया, आई का जे से हो गया, आई का के से हो गया, के का आई से हो गया, के का जे से हो गया, फिर 0 क्या हो जाता है? 0। तो यहां पर क्या होगा कि जब A1 आई का मल्टीप्लाई B1 जे से आई से होगा तो आई डॉट आई तो हो गया 1, इसलिए बनेगा A1 B1। बाकी तो देखो आई का जे से 0, आई का के से 0, फिर जे का आई से 0, जे का जे से होगा तो A2 B2, बाकी फिर A2 का B3 से 0, फिर यहां पर के का जे से 0, के का आई से 0, के का के से होते ही क्या आएगा? 1, तो आएगा A3 B3। इसलिए ये जो है डायरेक्ट लिखा है कि A डॉट बी बराबर होता है A1 B1 A2 B2 A3 B3, ठीक है। यहां पर शॉर्टकट में याद क्या रखना है कि जब सेम का डॉट होता है यानी आई डॉट आई हो, चाहे जे डॉट जे हो, ठीक है, चाहे के डॉट के हो, क्या होता है? हमेशा 1 होता है, ठीक है। और इसके अलावा आई का या जे का या के का किसी से भी डॉट तो क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ गई बात? ये है की पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन का जो की पॉइंट है वो ये है। ऐसे ही मैं आपको सदिश गुणनफल के लिए यानी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक की पॉइंट लिखवाऊंगा, वो की पॉइंट याद रह गया, आपका काम आसान हो जाएगा। उसके बाद में आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में कभी गलती नहीं करोगे, और इस पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, तो ये ध्यान रखना। अब क्या याद रखोगे? सीधा सीधा तो जब भी डॉट प्रोडक्ट करने को कहा जाए तो 2 वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो, आपको तो एक ही काम करना है कि जो
आई आई वाले हैं उनका मल्टीप्लाई कर देना, जे जे वालों का मल्टीप्लाई कर देना और के वालों का मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। उसके अलावा किसी से कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। कैसे सर? एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। देखिए ये समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अच्छा डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है। ठीक है, चल देखिएगा दोस्तों ध्यान से। एक वेक्टर लिया मैंने उदाहरण के लिए, ए वेक्टर, और जो ए वेक्टर लिया है वो ए वेक्टर लिया मैंने 2i माइनस 4j प्लस 2k। ऐसे ही बी वेक्टर लिया मैंने i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या किया, तो ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर लिया। अब मुझे निकालना है जैसे कि ए डॉट बी, तो अब ए डॉट बी निकालना है तो एक तो तरीका यह है कि इसका इन तीनों से, इसका इन तीनों से, इसका इन तीनों से, और वो आई डॉट आई वन हो गया, फिर बाकी जीरो होंगे, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करूं। या फिर मैंने जो लास्ट में भी एक शॉर्टकट ट्रिक बता दी कि आप आई आई वालों का मल्टीप्लाई करो, जे जे वालों का करो, के वालों का करा, इसके अलावा किसी का कोई मल्टीप्लाई नहीं करना। तो आई आई वालों का कर दो सीधा सीधा। तो देखो आई का इधर कौन है 2, इधर आई का कौन है 1, कॉपिशेंट का मल्टीप्लाई करते हैं ओनली, ये हो गया तो 2 × 1। फिर माइनस का 4 और इधर प्लस का 3, तो इधर प्लस कर दो और -4 × 3 कर देंगे। ये सब मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब वो क्रॉस या डॉट मत समझना, ये गुणा हो रहे हैं, ठीक है, सिंपल गणित के गुणा। फिर इधर है के सामने 2 और इधर भी के सामने 2, तो बस इनका गुणा। ये लो आपका आंसर आ गया। ये देखो 2 -12 प्लस का 4, 4 और 2 6, 6 माइनस के 6, तो ये माइनस का 6 आ गया। तो ए डॉट बी जो है निकल कर आ गया -6। समझ में आ गई बात? क्लियर? बस इतना सा ही गेम है, इतना सा ही खेल है। अगर आपको जो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बोले तो आप क्या करोगे, मैंने आपको चीजें समझा रखा है। तो क्या करोगे, आई जे और के का स्क्वायर कर दोगे, तो आई का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया, 4 और 4 8 और 16 24, तो √24। ऐसे ही अगर पूछ ले वे बी का मैग्नीट्यूड, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 1 प्लस का 9 प्लस का 4, तो ये हो गया √14। ये पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ी सी चीजें जो है आप दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा ए डॉट बी जो है वो ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कई बार जो है कॉस थीटा की, साइन थीटा की, ऐसे दो वेक्टर्स देकर के वैल्यू पूछ सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, देखिएगा एक स्क्वायर क्रॉस वाला क्वेश्चन आया हुआ है, दो वेक्टर दिए थे और बोला था कि इनके बीच में एंगल कितना है, तो वहां पर वही क्रॉस वाला फॉर्मूला था, यहाँ पर डॉट वाला लगेगा। तो देखो भाई ए डॉट बी बराबर क्या होता है, तो होता है ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा, है ना। ए डॉट बी कितना निकल कर आया है, -6। ए का मैग्नीट्यूड कितना है, √24, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √14 कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये लिखा हुआ है कितना, 24 को अपन लिख सकते हैं क्या, तो 6 चौक 24 या फिर 12 दूनी 24, लेकिन अल्टीमेटली जो बाहर आएगा वो तो 2 ही बाहर आ सकता है। तो 2 को तो बाहर ले लेंगे, अंडर रूट में 6 लिखेंगे। 14 को अपन क्या लिख सकते हैं, तो 14 को अपन कुछ भी नहीं लिख सकते, √14 ही रहने दो, बराबर आ गया कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, तो अब जो है ये देखिए 3 से ये कट जाएगा, दो से कितनी बार, 3 बार। ठीक है, तो ये आ गया -3 बट्टे आ जाएगा √6 √14। ठीक है, अब ये cos थीटा के बराबर है। यहां पर और सिंप्लीफाई अगर ऑप्शन में दे रखा हो तो और भी कर सकते हो, 3 को तो 3 रहने दो, लेकिन √6 को लिख सकते हो √2 × √3, और जब √2 × √3 लिखोगे तो ऊपर कटेगा तो बनेगा माइनस का √3 डिवाइड बाय √28। क्यों, क्योंकि √2 बचेगा, √2 का मल्टीप्लाई √14 से होगा तो √28 बनेगा, और ये बराबर होगा cos थीटा के। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है माइनस का √3/√28। तो इस प्रकार से आपसे जो है देखिए दो वेक्टर दे करके डॉट प्रोडक्ट पूछ सकता है। पहली चीज ये देखो, मैं यहाँ हाईलाइट करवा देता हूं क्या क्या पूछेगा।
पहली चीज ये पूछ सकता है, दूसरा मैग्नीट्यूड पूछ सकता है, किसी एक का या दोनों का पूछ लेवे और मल्टीप्लाई करवा देवे, या फिर ए डॉट बी पूछ करके नहीं पूछ करके आपसे सीधा पूछे कि ए और बी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करके cos थीटा की वैल्यू माइनस का √3/√28 निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में जो है उम्मीद की जाती है कि पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी अपन जब पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अपने एक आपको जो है एक वेक्टर होता है कोई भी, मान लीजिए आगे लिखना सिखा देता हूं। कोई भी एक वेक्टर है अपने पास में ए मान लो, है ना। उस ए वेक्टर को अपन जो है कैसे कैसे लिख सकते हैं ये अपने से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं वो आपको लिखना सिखा देता हूं। ठीक है जी, तो अब देखिएगा एक वेक्टर को अपन लिखना सीखते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है डायरेक्टली। तो देखिए हमारे पास सपोज करिए कोई एक वेक्टर है ए। इस ए वेक्टर को हम जो है क्या लिख सकते हैं, तो इस ए वेक्टर को आप लिख सकते हो ए डॉट आई कैप इंटू आई कैप प्लस ए डॉट जे कैप प्लस मतलब मल्टीप्लाई में जे कैप प्लस ए डॉट के कैप इंटू के कैप, ये लिख सकते हैं। सर ये कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा सपोज करिए ए वेक्टर, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं, अभी समझ आ जाएगा। सपोज करिए ए वेक्टर है अपने पास में 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप और या फिर 4k कैप, ये मान लो, ये ठीक रहे। अब देखिए ए बराबर है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप। इस वेक्टर को मैं जो है पहले क्या करूंगा, आई के साथ डॉट करवाऊंगा, तो ए डॉट आई की वैल्यू निकालूंगा, फिर ए डॉट जे की वैल्यू निकालूंगा, फिर ए डॉट के की वैल्यू निकालूंगा। अब देखो ए डॉट आई का मतलब है इस का आई के साथ में डॉट करना है, और आपको पता है कि आई के साथ डॉट करना है तो आई का जब आई के साथ होगा तभी 1 आएगा, बाकी तो 0 आएगा। तो जब आई का डॉट आई से होगा तब तो आ गया 2, बाकी आई का जे से होते 0, आई का के से होते 0, इसका मतलब ए डॉट आई की वैल्यू कितनी आई 2। ऐसे ही ए डॉट जे का मतलब जे का आई से होते ही 0, जे का जे से होते ही आ जाएगा 3, बाकी जे का के से होते ही 0, के का आई से होते ही 0, के का जे से होते ही 0, के का के से होते ही 4। अब देखो ए डॉट आई की वैल्यू आई 2, ए डॉट जे की वैल्यू आई 3, ए डॉट के की वैल्यू आई 4। अब ये बताइए ये सभी वैल्यू कहां पर पुट करेंगे, इस वाले रिलेशन में। भाई ए वेक्टर अगर ये था और ए वेक्टर को ये लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं या नहीं, तो हमने ए डॉट आई ए डॉट जे ए डॉट के वैल्यू निकाली, ये वाली इस इक्वेशन में पुट करो, क्या होगा। तो देखो 2i कैप ए डॉट जे की वैल्यू 3, तो 3 जे कैप और ए डॉट के की वैल्यू 4 के कैप। लिख सकते हैं या नहीं, देखो लिख लिया। क्या ये ए ही वेक्टर है, बिल्कुल ए ही वेक्टर है। तो मैं यह समझाना चाहता हूं कि हम किसी भी एक वेक्टर को जो है इस प्रकार से तोड़ सकते हैं और उसी के खुद के ही जो है आई डॉट जे डॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं, और आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर यह आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल रहता है कई बार। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हम एक वेक्टर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये एग्जांपल के थ्रू समझा दिया कि ए डॉट आई ए डॉट जे ए डॉट के का मतलब ही ये है कि जो आई जे और के कॉफिशिएंट है वो। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चलो तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ जो ए डॉट बी बराबर मैंने बता दिया कि ए बी कॉस थीटा होता है, वो ध्यान रखिएगा, क्लियर। क्योंकि कई बार सीधे सीधे आपसे एग्जाम में जो है उसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ यहीं पर एक चीज और नोट डाउन कर लो, जैसे कॉस थीटा बराबर मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया था, तो एक सेकेंड, कॉस थीटा बराबर मैंने बताया था कि भाई ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर से और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर,
ये क्या होगा, बराबर होता है इसके। ठीक है, इसी चीज को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन को ओपन करके। कैसे, तो cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कि ए और बी जो भी वेक्टर होंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जो ए और बी अपन ने लिए थे उसके अनुसार इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो A1 स्क्वायर, A2 का स्क्वायर, A3 का स्क्वायर। ऐसे ही मल्टीप्लाई में आ जाएगा B1 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर, B3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होता है वो यही होता है अल्टीमेटली। तो इस प्रकार से ये पूरा एक्सप्रेशन भी पूछा जा सकता है। ऊपर वाले को भी आप एक्सप्रेशन के रूप में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं A1 आई कैप प्लस, इसको डायरेक्ट छोड़िए, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे A1 B1, A2 B2 और A3 B3, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अब आपके सामने है। तो इस प्रकार से हम cos थीटा को A1 B1 A2 B2 A3 B3 और अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये है हमारे पास में क्या, cos थीटा का एक अलग से फॉर्मूला जो आपके सामने मैंने बता दिया है। आप सीधे सीधे इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। चलिए अब इससे आगे, ये जो अभी तक आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अब आप जो आगे पढ़ने वाले हो वो पढ़ने वाले हो सदिशों का सदिश गुणनफल, जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यानी जो सदिश हैं, जो वेक्टर्स हैं, उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, और अगली क्लास के अंदर आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में पढ़ाया जाएगा। वैसे आपको बता दूं कि सदिश गुणनफल के बाद में, इसकी प्रॉपर्टीज के बाद में कुछ जो है अपन एक होता है सदिश त्रिक गुणनफल, एक होता है अदिश त्रिक गुणनफल। वो पढ़ने के बाद में आपका ये जो वेक्टर टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके जो है पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे, और अब जो है बहुत ही जल्दी इस टॉपिक को पूरा करके अपन अगला टॉपिक उठाने वाले हैं। तो आप लोग अपनी कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा रखा जाए, और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को जरूर शेयर करें, ताकि हमें ये पता चले कि हाँ, आप लोग हमारे साथ में लगातार पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।